नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आप लोग भी से वादा किया था कि सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी आप लोगों के लिए यहाँ पे कराऊंगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आप लोगों को जो इससे संबंधित जीएस की क्लासेस होंगी, टॉपिक वाइज पहले कवर करा दिया जाए, वन लाइनर्स में, फैक्ट वाइज में। ठीक है, पहले सारे फैक्ट्स आप लोग को बता देंगे, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज मैं आपसे एमसीक्यूज करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग मिक्स्ड एमसीक्यूज कराएंगे, जिससे आपकी जीएस की पूरी तैयारी हो जाएगी और कंप्लीट तैयारी यहीं पर होगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आज हम लोग भारतीय संसद के विषय में कुछ बातें करेंगे और जितने प्रश्न यहाँ पे होंगे, इससे बाहर के प्रश्न आप लोग के सुपर टेट के एग्जाम्स में नहीं आएगा। मतलब अगर संसद से संबंधित प्रश्न आएगा तो इन्हीं 30 प्रश्नों में से ही कोई ना कोई प्रश्न आएगा, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि संघीय व्यवस्थापिका का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब क्या होता है, जहां पर केंद्र और राज्य के बीच क्या होता है, एक सामंजस्य बैठाया जाता है, जहां पर केंद्र की थोड़ी सी प्रधानता होती है लेकिन राज्य को भी अपनी कुछ एक छूट होती है। जैसा कि आप लोग को जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो भारत है वो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आगे चलिएगा। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है, तो ये वाला प्रश्न है, कई बार पूछते हैं कि भारतीय संसद में कितने सदस्य होते हैं। भारतीय संसद किससे किससे मिलकर बनती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 लोगों से मिलकर बनती है। ठीक है, और राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ये भी प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है कि इनमें से निम्न में से कौन इसका अभिन्न अंग है, तो आपका राष्ट्रपति आ जाएगा। संसद के सदन की बात करेंगे तो हमारे 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा इसलिए कहा जाता है, ये किसको कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रतिनिधि लोकसभा में कौन होते हैं, जो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, उसके बाद हम लोग चुनते हैं और वही जो है सांसद बनते हैं लोकसभा में। आगे चलिएगा, संसद को इसका जो स्थायी सदन होता है वो कौन सा होता है, तो होता है राज्यसभा। राज्यसभा को स्थायी सदन दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर्स या ये जो सदन होती है कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, और इसके जो सदस्य हैं वे एक प्रकार से रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर एक प्रकार से ये कह लीजिए कि उनको रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन यहाँ पर भंग नहीं की जा सकती, इस वजह से इसको स्थायी सदन कहा जाता है। भारत संसद का तीसरा अंग कौन सा है, भारतीय संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति होता है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए, यानी अगर सपोज करिए कि अगर कोई भी एक सदन चल रहा है, संसद में वैसे मैक्सिमम 3 सदन होते हैं, आप लोग को पता है साल भर में, तो यहाँ पर जैसे 2 सदन चल रहे हैं तो उनमें से ज़्यादा अंतराल 6 महीने का हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं हो सकता है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर सदन चलना ही चाहिए। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है, तो भारतीय संसद को भंग कौन करता है, वे करता है राष्ट्रपति। जब हमारा लोकसभा का समय पूरा हो जाता है तो आपको पता है कि जब फिर से चुनाव कराया जाता है तो इसलिए यहाँ पर क्या करता है, राष्ट्रपति संसद को भंग कर देता है, लोकसभा को भंग करता है। ठीक है, और संसद को ही नहीं, वो लोकसभा को भंग करेगा, राज्यसभा भंग नहीं होती है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे संबंधित है, देखिए संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा जो एक उत्तरदायित्व है या एक प्रकार से जो उस पर कंट्रोल है वो किस पर निर्भर करता है, तो वह है न्यायिक समीक्षा पर। ठीक है, किससे है ये, न्यायिक समीक्षा पर निर्भर करता है। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, देखिएगा बोला यह जाता है कि जब राज्यसभा और लोकसभा की जब संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है, तो एक तो बुलाई जाती है जब पहला सत्र होता है तो उसमें राष्ट्रपति आह्वान करता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। पहले एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे ही यहाँ का अध्यक्ष बनाया जाता है, उसकी अध्यक्षता करता है। और साधारण विधेयक के जब पारित होता है तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। ये प्रश्न वही सेम हो सकता है। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं, अगर हम लोग संयुक्त अधिवेशन की बात करेंगे तो अभी तक केवल 4 बार संयुक्त अधिवेशन हुए हैं।
अभी तक, ठीक है, जब तक ये वीडियो बन रहा है तब तक, हो सकता है कि भविष्य में बढ़ भी जाए। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि नहीं, कभी नहीं करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, सभापति नहीं कहेंगे, अध्यक्ष कहेंगे। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है साल भर में, ठीक है, लेकिन वैसे 3 बार हो जाती है साल में। एक साल में लगभग 3 सदन आपके बुलाए जाते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्र अवसान कौन करता है, यानी सत्र अवसान कौन कर देता है? वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, कहते हैं कि अब बस, आप बहुत हो गया, अभी छुट्टी पे चलो, ठीक है। संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? जो शून्यकाल है संसद में, ये शून्यकाल है वो भारत की ही देन है, ठीक है। यानी शून्यकाल यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पे सबसे पहले भारत में ही इसका आगमन हुआ था, यहाँ से ही निकाला गया था, इसलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है कि भारत की देश है। इसके बाद कई देशों ने इसको अपनाया। आगे देखिएगा, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? सबसे पहले होता है प्रश्नकाल, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछे जाते हैं उससे सरकार से संबंधित, और सारी विषयों पर सरकार क्या करती है? जवाब देती है, ठीक। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? तो जब भी संविधान संशोधक विधेयक होता है, अनुच्छेद 368 होता है संविधान संशोधन के लिए, ठीक है, और जो इसका जब भी संविधान संशोधन चाहिए होता है तो एक विशेष बहुमत होता है, ठीक है, और विशेष बहुमत जो होगा वो भी दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है, नहीं तो संविधान संशोधन पारित नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो कितना वेतन होना चाहिए ये भी संसद ही पारित करती है। ये कंट्रोल किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चंस हम लोग ने संसद से संबंधित किए होंगे, और आपने अगर कभी भी एग्जाम दिया होगा, कुछ पढ़ा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसी के इर्द गिर्द ही प्रश्न बने जाते हैं, है ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना? आगे चलिएगा 21 पर। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो संसदीय प्रणाली वाली सरकार होती है, जैसे भारत है, तो भारत में कैसी सरकारें हैं? संघीय सरकारें कहली जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, फेडरल गवर्नमेंट। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो त्रिशंकु संसद का अगर गठन बोलेंगे तो हुआ था सबसे पहले 1989 में। त्रिशंकु का मतलब तीन, समझ रहे हैं, तीन कोण पे होगा। आगे देखिएगा, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो अस्थायी संसद का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब संविधान निर्मित हुआ था उसके बाद क्या हुआ था कि संसद का निर्माण हुआ, उसके बाद पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने में समय लगा था, तब तक उसको अस्थायी संसद का नाम दिया गया था। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक अस्थायी रही। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, दिमाग में रखिएगा। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो 1927 में हो गया था। आपको पता ही अंग्रेजों द्वारा ही बनवाया गया था। अभी आगे प्रश्न आएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? ये देखिए आ गया, लॉर्ड इरविन ने किया था। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि संसद इतनी खूबसूरत है, इसका निर्माण अंग्रेजों ने अपने वायसराय के लिए कराया था कि अब तो यहीं रहना है, कहीं बाहर जाना नहीं, लेकिन उनको क्या पता था कि उसका प्रयोग भारतीय करेंगे। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन या निर्गम का नियंत्रण यहाँ पर किस पर होता है? संसद का होता है, यानी संसद ही पैसे के लिए पारित करती है कि किस पर कितना पैसा, या जो बजट होता है एक प्रकार से आप लोग जानते हैं ना, संसद में ही तो पेश होता है। राज्यसभा और लोकसभा की नियुक्ति बैठक कब होती है? दोनों की, या जो संयुक्त बैठक की बात कर रहा है, तो कब होता है? जब भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे साधारण विधेयक ही है, एक बार लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं हुआ, फिर राज्यसभा में पारित हुआ, लोकसभा नहीं हुआ, अगर पारित करना बहुत जरूरी हो जाता है तो क्या होता है? फिर संयुक्त बैठक बुला के क्या कर दिया जाता है? पारित कराया जाता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि वो भंग नहीं होती है, कारण मैंने पहले भी डिस्कस किया है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा, ठीक है। आगे का आज का अंतिम प्रश्न संसद से संबंधित अंतिम प्रश्न है। इससे बाहर प्रश्न नहीं आते हैं, मोस्टली नहीं आएंगे, और अगर जो क्वेश्चन बनेंगे भी तो संवैधानिक अनुच्छेद और संविधान से संबंधित कुछ होंगे भी जो बाहरी हैं इससे। संसद इस मतलब यहाँ पे संसद संबंधित होता है, लेकिन स्पेशली संसद के नहीं होते हैं। उसको जब मैं अपने संविधान की जब मैं अलग टॉपिक लूँगा तो वहाँ पर आपको कवर करा दूंगा। ये मत सोचिएगा कि कुछ छूट जाएगा। भरोसा रखते हो, पढ़ने आए हो, बिल्कुल भरोसा रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और लोगों की तरह नहीं कि भड़का के काम करना है या
बस व्यूज़ लेने हैं, अपने को ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, इतना आप भरोसा कर सकते हो। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अतिरिक्त अन्य जितने भी सदस्य होते हैं वे सारे होते हैं हमारे गैर सरकारी, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे कई वर्कर्स भी होते हैं, और तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी संसद से संबंधित। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, इसका सेकेंड पार्ट यानी अब अगले टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएं, मैं सोच रहा हूँ अगला टॉपिक हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा रखें। आप लोग का क्या कहना है इस पर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे मैं बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ अपनी फ्री क्लासेस के लिए। मैं एक बहुत ही मज़ेदार बैच चलाने वाला हूं जो कि आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं रहेगी, लेकिन स्पेशली फॉर द टेलीग्राम मेंबर्स के लिए होगी। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप अभी जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा MS SSC नोट्स। टेलीग्राम खोलते हैं, वहाँ पर सर्च वाला ऑप्शन रहता है ना, तो वहाँ पे सर्च करेंगे MS SSC नोट्स, तो आपको वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उसको क्लिक करके चले जाएगा। और जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो लोग भी हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, सेम ऐसे करके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।